Assalamualaikum everyone. Welcome to the lecture series of cloud computing. आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फॉर परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि जो ये लेक्चर्स हैं ये लेक्चर्स अपलोड होते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा जूम पे भी मेरी क्लासेस चलती हैं और इसके अलावा आप फेसबुक पेज पे इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई मैसेज है तो आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस ईमेल। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली मेन फोकस है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे और उसकी परफॉर्मेंस की रिलायबिलिटी पे, परफॉर्मेंस पे और रिलायबिलिटी पे। तो ऑफन जो है यूज़र को ये नहीं पता चलता कि वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू या कोई भी जो सर्विसेज यूज़ कर रहा है वो क्या क्लाउड कंप्यूटिंग वाली हैं या वो कंप्यूटिंग सर्विसेज या वो नेटिव या लोकल सर्वर वाली लोकल अपने डेस्कटॉप वाली सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। यानी क्या वो यूज़र जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग वाली सर्विसेज यूज़ कर रहा है या वो लोकल सर्विसेज यूज़ कर रहा है। तो उसका एक मेथड होता है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपको पता चल जाता है कि कौन सी सर्विस जो है वो क्लाउड वाली है और कौन सी सर्विस जो है वो लोकल सर्विसेज है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग वाली सर्विसेज में नॉर्मली जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था वो डिस्क मैनेजमेंट होता है, डिस्क नेटवर्किंग होता है, इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट होता है और मेमोरी का जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं नेटवर्किंग के सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, डेटाबेस की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। तो इस तरह की डिफरेंट हमने सर्विसेज को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये सारी सर्विसेज आ जाती हैं क्लाउड सर्विसेज में। इसके अलावा अगर आप डेस्कटॉप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उनको भी ज़रूरत होती है कि वो आप अगर आप चाहते हैं कि उनको एक्सेस करें तो उसके लिए आपको कोई रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की ज़रूरत होती है। उसके थ्रू आपको पता आप दूसरे के किसी के डेस्कटॉप की जो सर्विसेज हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत होती है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की, यानी रिमोट पे जो कोई डेस्कटॉप पड़ा हुआ है उसके साथ आप कनेक्टेड हो और आप उसके जो डेस्कटॉप की सर्विसेज हैं वो यूज़ कर सकें। तो इसमें जो मेन मेथड है जो कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि एक चीज़ जिस तरह अभी हम वर्चुअल रियलिटी की बातें करते हैं या वर्चुअलाइजेशन एक चीज़ होती है कि जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन कहीं और, जिस तरह क्लाउड कंप्यूटिंग में कहीं और पड़ी होती है, लेकिन थ्रू वर्चुअलाइजेशन आपको ये फील होता है कि वो सर्विस, वो कोई हार्डवेयर, फिजिकल हार्डवेयर है या वो सॉफ्टवेयर है, वो किसी और डिवाइस पे नहीं पड़ा हुआ बल्कि वो आपकी डिवाइस पे पड़ा हुआ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो इसको कहा जाता है कि क्लाउड सर्विसेज आर डिलीवर्ड बाय अ मेथड कॉल्ड virtualization. In this context, virtualization means the form of how an end user will consume the cloud services. यानी अगर हम end user की बात करें तो किस तरह एक end user जो है वो cloud की सर्विसेज को इस्तेमाल करेगा। और अगर हम यूज़र के पर्सपेक्टिव में देखें तो वो उसको ये लगता है कि जो उसकी वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर है या फिजिकल हार्डवेयर है वो उसको ये लगता है कि वो बेसिकली वो फिजिकल हार्डवेयर है जो उसके पास अवेलेबल है। तो इन शॉर्ट जो है, इन ब्रीफली मैं ये बताता हूँ कि वर्चुअलाइजेशन यही होती है कि हार्डवेयर कहीं और पड़ी है लेकिन आप उसको यूज़ कर रहे हैं, किसी और कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है कहीं और इंस्टॉल हुई है, आप उसको अपने सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ उधर ही हो रही होती है लेकिन आपको ये लगता है कि आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसके थ्रू आपको ये लगता है कि वो आपके सिस्टम पे रन कर रही है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो भी जो इस तरह होना चाहिए कि अगर वो प्रोसेस हो रही है तो वो कोई डिफरेंट नहीं लगनी चाहिए, बल्कि यानी वर्चुअलाइजेशन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो आपको ऐसे ही लगे कि वो आप उसको लोकली यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो आपको जो अगर आप उसकी हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं या कोई आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह आपको ये वर्चुअलाइजेशन की परफॉर्मेंस बेसिकली जो है वो अच्छी होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए। तो इसके बाद जो है ये कस्टमर्स को टाइम पीरियड भी एलोकेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को 24/7 सर्विसेज दी जाती हैं, हो सकता है कि आपने किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए सर्विसेज ली हो। तो ये जो है कस्टमर को फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है ये सर्विसेज एलोकेट की जाती हैं।
इसके अलावा जो वर्चुअल प्रोसेसिंग है वो शेयर करती है क्लाउड प्रोवाइडर की, जिसमें हार्डवेयर आ जाती है, डिस्क एंड स्टोरेज मैनेजमेंट या ये वाली सर्विसेज आ जाती हैं, मेमोरी सर्विसेज आ जाती हैं, नेटवर्किंग। ठीक है जी। तो इसके बाद आता है, अगर हम वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं और हम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो हैं, क्लाउड सर्विसेज वो भी हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसका नाम होता है हाइपरवाइज़र। अच्छा, हाइपरवाइज़र होता क्या है? हाइपरवाइज़र जो है वो एक वर्चुअल मशीन मॉनिटर होता है, जिसे VMM भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्रिएट करता है और वर्चुअल मशीन्स को रन करता है, यानी वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट भी करता है और रन भी करता है। तो ये अलाउ करता है एक होस्ट को कि वो सपोर्ट करे मल्टीपल गेस्ट को बाय यूजिंग VM गेस्ट को, यानी एक होस्ट होता है, एक सर्वर होता है, और मल्टीपल जो हैं यूज़र्स होते हैं जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये उनके बीच में एक एज अ ब्रिज काम करता है, यानी हार्डवेयर के और जो यूज़र क्लाइंट्स हैं जो वो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, उनके दरमियान एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्चुअलाइजेशन को पॉसिबल बनवाता है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है। इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस मैंने 2-3 लिखी हुई हैं यहाँ, तो उनमें से जो समझाने वाली बात है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि हाइपरवाइज़र बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि वर्चुअल मशीन के और हार्डवेयर के दरमियान में होता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि वर्चुअलाइजेशन को पॉसिबल बनाता है। अब मैं वर्चुअल मशीन की जो बात कर रहा हूँ, बेसिकली ये वो मशीन्स हैं जो हम यूज़र के पास हैं। फॉर एग्जांपल हम 2-3 यूज़र्स हैं, वो डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं एक ही हार्डवेयर से, तो उसके बीच में एक हाइपरवाइज़र आ जाता है जो कि वर्चुअलाइजेशन को क्रिएट करता है। तो इसकी बाकी डेफिनेशंस आप देख लें, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दिया। अच्छा, हाइपरवाइज़र का दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि परफॉर्म करता है वर्चुअलाइजेशन को, और इस सॉफ्टवेयर को कहते हैं हाइपरवाइज़र। एंड व्हाट दैट डज इट एलोकेट अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड इज़ एबल टू एलोकेट इट टू सेवरल इंस्टेंसेस, यानी जो हार्डवेयर इसको एक असाइन मिलती है, ये इसके डिफरेंट इंस्टेंसेस को क्रिएट कर देता है, और जिसको मल्टीपल जो यूज़र हैं, बहुत से यूज़र्स हैं, वो कंज्यूम भी कर सकते हैं, बहुत से इसके कस्टमर्स भी बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हाइपरवाइजर्स की टाइप्स कितनी होती हैं। हाइपरवाइजर्स की जो है मेजरली 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इनमें डिफरेंस क्या होता है? टाइप 1 जो होती है वो डायरेक्टली हार्डवेयर पे रन करती है, और ये प्रोवाइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और जो टाइप 2 होती है वो इंस्टॉल की जाती है जो हार्डवेयर होती है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, यानी हाइपरवाइजर जो टाइप 2 है वो इंस्टॉल की जाती है ऑन द टॉप ऑफ अ टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज लाइनक्स या विंडो। तो अभी हम डायग्राम से इसको फर्दर देख लेते हैं कि ये देखें, एक टाइप 1 है। टाइप 1 में जो है, टाइप 1 है, इस टाइप 1 में देखें ये हार्डवेयर है, ये जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके बीच में आ जाता है हाइपरवाइज़र, और ये हम गेस्ट हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। इसको कहते हैं टाइप 1 या बेयर मेटल भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम टाइप 2 में देखें तो ये हमारा होस्ट, ये है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर ये यूज़ कर रहे हैं, ये वाले जो गेस्ट हैं ये यूज़ कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं कि इस हार्डवेयर के ऊपर आगे एक आती है ऑपरेटिंग सिस्टम, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये वाली होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये जो हाइपरवाइज़र है वो इस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। तो ये एक डिफरेंस है टाइप 1 के अंदर और टाइप 2 के अंदर। फर्दर इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। टाइप 1 जो होती है हाइपरवाइज़र ये अगेन डायरेक्टली इंस्टॉल की जाती है ऑन द टॉप ऑफ फिजिकल सर्वर, जिस तरह मैंने लास्ट स्लाइड में आपको हार्डवेयर दिखाई उसके ऊपर ही इसको इंस्टॉल किया जाता है। ये हमें प्रोवाइड करती है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी बिकॉज इट डज़ नॉट रन इनसाइड विंडो और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये खुद किसी और विंडो के अंदर नहीं चल रही होती बल्कि ये खुद ही ऑपरेट कर रही होती है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी जो है वो एक्सीलेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द टाइप 2। क्योंकि
किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही होती है, तो जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी उससे डिग्रेड होती है, उसको उसमें कमी होती है परफॉर्मेंस में भी और स्टेबिलिटी में भी। अगेन टाइप 1 की जो है एग्जांपल ये देख सकते हैं हम कि ये हमारा फिजिकल सर्वर है, हार्डवेयर पड़ा हुआ है, बीच में उसके हाइपरवाइजर है। हाइपरवाइजर ने जो है वो डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स बनाई हुई हैं, और ये जो वर्चुअल मशीन्स हैं ये हम यूज़र्स के पास वर्चुअल मशीन है, यानी ये जो इसको यूज़ कर रहे हैं उनके पास है। अब इस यूज़र को ये लग रहा है कि उसके पास ये वाली हार्डवेयर अवेलेबल है, और इस यूज़र को ये लग रहा है कि उसी के पास ये वाली हार्डवेयर अवेलेबल है। और ये वर्चुअलाइजेशन का प्रोसेस इसको कौन मुमकिन बनाता है, वो है टाइप 1 हाइपरवाइजर। सेम टू सेम अभी हमने टाइप 2 हाइपरवाइजर की डिटेल देखते हैं। टाइप 2 हाइपरवाइजर को जिस तरह होस्टेड हाइपरवाइजर भी कहते हैं, इसमें मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है जिसे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसके आगे जो है उसके ऊपर जो है वो ये हाइपरवाइजर, अगर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो उसको टाइप 2 हाइपरवाइजर कहते हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल किया जाता है उनकी डिफरेंट एग्जांपल हैं, जिस तरह विंडोज़ पे, लाइनक्स पे और मैक ओएस वगैरह पे भी ये इंस्टॉल किया जा सकता है। यहाँ इसकी डायग्राम है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये वर्चुअल मशीन है, टाइप 2 हाइपरवाइज़र है। ये टाइप 2 हाइपरवाइज़र है, वर्चुअल पीसी, ठीक है। आगे ये ओएस है ऑन हार्डवेयर, ये जो हमने होस्ट ओएस इसे कहते हैं, वो विंडोज़ पे हो सकता है, मैक ओएस भी हो सकता है, लाइनक्स भी हो सकता है। ये हमारी वर्चुअल मशीन, ये यूज़र है बेसिकली, और ये वो फिज़िकल सर्वर है, फिज़िकल मशीन है जिसको हम एज अ सर्विस यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके अलावा सर्विसेज जो डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोवाइड करता है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एनालिटिक्स है, ब्लॉकचेन है, वर्चुअल सर्वर, डेटाबेसेस वगैरह, इसी तरह आइडेंटिटी मैनेजमेंट और आईओटी नेटवर्किंग वगैरह, और बहुत सी सर्विसेज जो हैं वो ये प्रोवाइड करता है। लास्ट में हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है वो एक कंप्यूटर साइंस की ऐसी फील्ड है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को स्टडी किया जाता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट नेटवर्क्स पे, डिफरेंट कंप्यूटर्स पे जो हैं वो लोकेटेड होते हैं, यानी सारे एक सिस्टम एक जगह नहीं होता, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट लोकेशंस पे, नेटवर्क की डिफरेंट लोकेशंस पे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, पड़ा हुआ होता है। और वो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं। और कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट को किस तरह करते हैं कि वो एक दूसरे को मैसेज पास करते हैं, जिसे पासिंग मैसेजेस कहते हैं। और ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर पे डेटाबेस की कुछ सर्विसेज हैं, एक कंप्यूटर पे कोई नेटवर्किंग की सर्विसेज हैं, एक कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, और एक की कोई हार्डवेयर आप कहीं और पड़ी हुई है, रैम जो है आपने ज़्यादा यूज़ करनी है तो वो कहीं और पड़ी हुई है। जिस तरह हम इसकी एक आसान सी एग्जांपल ये भी है, जिस तरह हम गेम खेलते हैं, वर्चुअल गेम्स, तो उसमें जो मल्टीप्लेयर आपस में आते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के थ्रू करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हमने देखा कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट नेटवर्क्स कंप्यूटर्स पे लोकेटेड होते हैं। तो 3 उसके सिग्निफिकेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सर्विस सिस्टम्स के। एक तो होता है कंकरेंसी ऑफ कंपोनेंट। कंकरेंसी ऑफ कंपोनेंट का क्या मतलब होता है? कंकरेंसी ऑफ कंपोनेंट, इसका ये मतलब होता है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो पैरेलल में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनस वे में जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपने अगर 3 कंपोनेंट्स चलाने हैं तो एक कंपोनेंट अपनी मर्जी से चल रहा है, दूसरा 2 घंटे बाद रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो तीसरा है वो फ़ौरन 1 सेकंड बाद रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इनके दरमियान एक पैरेललिज्म होना चाहिए, इनके दरमियान जो है कंकरेंट वे में जो है इन कंपोनेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड इसका करेक्टरिस्टिक्स है वो है लैक ऑफ ग्लोबल क्लॉक। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है
कि ऐसा नहीं है कि एक कंपोनेंट जो है वो आपका कनाडा में पड़ा हुआ है और सेकंड कंपोनेंट जो है वो पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, तो वो उस टाइम के लिहाज से चल रहे हो, बल्कि उनको एक स्पेसिफिक इकट्ठे ऑपरेट करना चाहिए। जिस तरह मैंने कंकरेंसी में भी बताया कि उनको लैक ऑफ ग्लोबल क्लॉक होना चाहिए, उनको एक अपना क्लॉक सेट करना चाहिए जिसकी बेस पे वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहे हो। और लास्टली वो इंडिपेंडेंट फेलियर ऑफ कंपोनेंट होना चाहिए। थर्ड का क्या मतलब है कि ऐसा ना हो कि एक कंपोनेंट आपका फेल हो गया तो बाकी दो कंपोनेंट्स जो हैं वो भी काम करना छोड़ जाएं, बल्कि वो इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो होते हैं, लेकिन अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंट होके वही सर्विसेज कहीं और से भी हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही कंपोनेंट पे डिपेंडेंट हो, वो कंपोनेंट की सर्विसेज वो कहीं और से भी हासिल कर सकते हैं। लास्ट पे जो है जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो जो कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर रन करता है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम कहते हैं। यानी ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में रन करता है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम कहते हैं। और ऐसे प्रोग्राम को बनाने को या राइट करने को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर दीज मैसेज पासिंग मैकेनिज्म। ये जो मैसेज पासिंग मैकेनिज्म है, मैसेज पासिंग मैकेनिज्म किन के दरमियान होता है? डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स के दरमियान होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के दरमियान होता है। और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? HTTP आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये यूज़ करते हैं, RPC करते हैं, कनेक्टर्स करते हैं, इसके अलावा मैसेज क्यूज़ करते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपने फर्दर रेटिंग्स करनी है हाइपरवाइज़र पे तो ये लिंक जो है मैंने वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके फर्दर हाइपरवाइज़र्स की फर्दर डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि हाइपरवाइज़र्स क्या होते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।